गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 हाइड्रोस्टैटिक्स प्रेशर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में जिस टॉपिक तक हम लोग स्टडी कर लिए थे उसके आगे के टॉपिक को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्कल लॉ। क्या होता है पास्कल लॉ? ठीक है, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, पास्कल लॉ के नियम के अनुसार कोई भी तरल जब वो विरामावस्था में रहती है तो सभी दिशाओं में समान दाब डालती है। ठीक है, यानी पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लूइड जब विरामावस्था में रहती है तो वो सभी डायरेक्शन में क्या करती है? समान दबाव डालती है। ठीक है, यानी सभी दिशाओं में जो प्रेशर का मान होगा वो क्या होगा? समान होगा। कब होगा? जब कोई भी तरल विरामावस्था में रहेगी तब। ठीक है, आइए इसको फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए प्रिज्म है। इस प्रिज्म का जो सरफेस है ए डैश, बी डैश, सी डैश, और इसकी जो थिकनेस है इस फेस की वो क्या है? टी है। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है? टी है। ओके, अब देखिए ये जो हमारा फेस है इस पे मान लीजिए जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है P1, इधर जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है P2, और इधर जो प्रेशर लग रहा है, इधर जो प्रेशर लग रहा है वो मान लीजिए आपका कितना है? P3 है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, जिसके इस फेस पे हमारा प्रेशर काम कर रहा है P1, इस फेस पे हमारा प्रेशर काम कर रहा है P2, और इस फेस पे प्रेशर कितना काम कर रहा है? P3। क्योंकि ये फेस इंक्लाइंड है इसलिए इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो भी क्या लग रहा है? इंक्लाइंड लग रहा है। ओके, अब देखिए, अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? इस फिगर के आधार पे हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर का मान हो रहा है वो समान हो रहा है। कब? जब हमारा फ्लूइड रेस्ट के कंडीशन में है, विरामावस्था के कंडीशन में है तब। ओके, अब देखिए, मान लीजिए कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर हम इस छोटे से प्रिज्म को लेके हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मानिए कि द्रव के अंतर्गत एक छोटा सा प्रिज्म है, द्रव के अंदर एक छोटा सा प्रिज्म है। ये प्रिज्म कौन सा है? ये प्रिज्म आपका पूरा लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं हम आप लोग का। ठीक है, लिख देते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, द्रव के अंदर, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ऊपर थोड़ा कर देते हैं, या द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर बहुत छोटा प्रिज्म ए बी सी कॉमा ए डैश बी डैश सी डैश माने जिसकी मोटाई क्या है? टी है। जिसकी मोटाई क्या है? टी है। हम फ्लूइड के अंदर बहुत किसी भी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे बहुत छोटा प्रिज्म ले रहे हैं, और इस प्रिज्म का जो साइज क्या? ए बी सी कॉमा ए डैश बी डैश सी है, जिसकी थिकनेस कितना है? जिसकी थिकनेस टी है। ठीक है, और इसके जो फलक है, इसके फलक लिख लीजिए, तथा फलकों फलक
फलक पर दाब तीव्रता तथा फलक पर दाब तीव्रता P1 P2 P3 है, P1 P2 P3 है। यह फलकों के लंब रूप ही कार्य करेगा। यह फलकों के लंब रूप ही कार्य करेगा। यह फलकों के लंब रूप ही कार्य करेगा। अब देखिएगा, हमने बोला आपको, ठीक है, क्या बताया? पास्कल ये कहता है कि कोई भी फ्लूइड, कोई भी तरल विरामावस्था में सभी दिशाओं में समान दाब डालती है। अब हमने इसको प्रूफ करने की कैसे ये सब रेस्ट की पोजीशन में रहने पर कैसे सभी डायरेक्शन में समान दाब डालती है, उसके लिए हमने एक प्रिज्म लिया। उसके लिए हमने क्या किया? प्रिज्म लिया। अब यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर बहुत छोटा प्रिज्म A B C A डैश B डैश C डैश क्या किए? माने, ठीक है, बहुत छोटा प्रिज्म A B C A डैश B डैश C डैश क्या किए? माने। ठीक है, अब देखिए, माने जिसकी मोटाई कितना T है, इसकी जो मोटाई है T है, ये भी ये मोटाई हो या फिर ये मोटाई हो या फिर ये मोटाई हो या फिर ये, सारी मोटाई क्या है? T है। तथा फलक क्या क्या होगा? एक फलक आपका ये होगा, एक फलक देखिए ये होगा कि नहीं? एक फलक आपका ये होगा और तीसरा फलक ये होगा। तो जब ये फलक लेंगे तो A डैश B डैश होगा एक फलक, दूसरा फलक क्या होगा? B डैश C डैश होगा दूसरा फलक, और जो तीसरा फलक होगा वो A डैश और C डैश होगा। तीन फलक होगा, और इन्हीं तीनों फलक पे जो प्रेशर काम कर रहा है P1 P2 P3, इन्हीं तीनों क्या कर रहा है? फलक पे इन्हीं तीनों फेस पे काम कर रहा है। और ये P1 P2 बिल्कुल क्या कर रहा है? इस फेस के, इस फलक के परपेंडिकुलर यानी लंबवत काम कर रहे हैं तीनों प्रेशर P1 P2 P3। ठीक है, अब देखिए, अब आप जानते हैं अभी हम आपको पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में कि जो प्रेशर इंटेंसिटी होता है, जो दाब तीव्रता P बराबर होता है, वो होता है P into A होता है, सॉरी P by A होता है। P by A क्या होता है? प्रेशर इंटेंसिटी बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहां से जब P बराबर P by A हो रहा है, तो क्या हम इसको P बराबर स्मॉल p into A लिख सकते हैं? स्मॉल p into A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, और जब ये हो सकता है, आप इसको लिख लीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हैं? इस P को लिख लीजिए दाब बल P बराबर स्मॉल p into A, स्मॉल p into A। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या करिए इसको, इसको क्या करिए, ठीक है। अब देखिए, जब ये प्रिज्म वाला बिंदु जब संतुलन में होगा, इसके बाद देखिएगा, हम लोगों ने बताया कि प्रेशर इंटेंसिटी P बराबर होता है कैपिटल P बाई A, और कैपिटल P यहाँ पे दाब बल है, इसलिए हमने यहाँ पे निकाला कि कैपिटल P बराबर स्मॉल p into A, और दाब बल इसी को बोलेंगे P को दाब बल, और दाब बल P बराबर बेटा स्मॉल p into A। अब देखिएगा, अगर ये वाला बिंदु, कौन सा बिंदु? जिस बिंदु पे ये प्रिज्म काम कर रहा है, ठीक है, अगर द्रव के अंतर्गत जिस बिंदु पे प्रिज्म बना, वो प्रिज्म अगर वो बिंदु अगर संतुलन में रहे, तो प्रिज्म भी हमारा
जब ये प्रिज्म वाला बिंदु जब संतुलन में होगा, प्रिज्म वाला बिंदु जब संतुलन में होगा तो ये प्रिज्म भी संतुलन में होगा, और जब ये प्रिज्म संतुलन में होगा तो इस प्रिज्म पे जितने भी दाब काम कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, संतुलन में होंगे। ओके, यानी हमने आपको ये बताया कि जब ये प्रिज्म वाला बिंदु, कौन सा बिंदु, जिस बिंदु पे प्रिज्म बना है, अगर वो बिंदु संतुलन में होगा तो इसका मतलब ये प्रिज्म भी संतुलन में होगा, और जब ये प्रिज्म संतुलन में होगा तो इस प्रिज्म पर काम करने वाले तीनों जो दाब है P1, P2, P3, ये तीनों भी क्या होंगे, संतुलन में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अब देखिए, अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि ये वाला प्रेशर P1 और ये वाला P2 जो प्रेशर है ये तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल काम कर रहा है और ये वर्टिकल काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड फेज पे, थर्ड फलक पे जो हमारा ये जो प्रेशर काम कर रहा है वो इंक्लाइंड काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रेशर के इक्वेट कर, मान के बराबर इक्वेट करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल प्रेशर और वर्टिकल प्रेशर में क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। ये जो P3 जो प्रेशर है इसको रिजॉल्व कर लेंगे किसमें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में, ठीक है। तो जब आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जब आप इसको तोड़ेंगे और जब इसको आप वर्टिकल एक्सिस में तोड़ेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये थीटा डिग्री पे वर्टिकल पे तोड़ रहे हैं, ये आपका हो जाएगा P3 cos थीटा, ठीक है। सॉरी, आप इसको कर लीजिए P3 cos थीटा, ठीक है, हाँ ठीक है। जिसके साथ कोण बनता है उसके साथ cos बनता है, तो P3 cos थीटा इंटू ये हो जाएगा P3, ये हो जाएगा P3 sin थीटा। यानी इस आप वर्टिकल जो कंपोनेंट है, जो वर्टिकल प्रेशर P3 काम कर रही है, इंक्लाइंड काम कर रहा है, तो इसको हमने इन P2 और इस P1 के बराबर हम क्या किए, इस फोर्स को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिया। तो एक तो हमारा ये हॉरिजॉन्टल में आ गया और ये वर्टिकल में तोड़ दिए। तो हमने बोला कि जिसके साथ थीटा बनेगा उसके साथ cos लग जाएगा, तो P3 cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता उसके साथ sin लग जाता है, तो P3 sin थीटा। अब आप देख रहे हैं इस जो वर्टिकल इंक्लाइंड जो प्रेशर लग रहा था इसको, या वर्टिकल जो फोर्स लग रहा था, सॉरी इंक्लाइंड जो फोर्स लग रहा था उसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। अब बड़े आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे आप इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम क्षैतिज अवयव की बात करें, अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल में तोड़े, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, मान लीजिए कि क्षैतिज अवयव एक बात लेते हैं। जब क्षैतिज अवयव लेंगे, जब क्षैतिज अवयव को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल में ये लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, ये लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो आप लिख सकते हैं P3 sin थीटा इंटू, ये किस फेस पे लग रहा है, AC पे लग रहा है, AC गुणे T, और ये बराबर लिख सकते हैं P2 गुणे BC इंटू T। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको हम क्या करें, इसको मिटा दें, नीचे करें, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तोड़ा है, तो ये हो जाएगा P3 sin थीटा इंटू किस फेस पे काम कर रहा है, AC पे, AC इंटू T हो जाएगा। ये बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा P2 इंटू BC इंटू T, ठीक है। ये कौन सा अवयव है, क्षैतिज अवयव है। ये कौन सा अवयव है, क्षैतिज अवयव है। ओके, अगर आप इसी को ऊर्ध्वाधर अवयव में तोड़ेंगे उसी को, तो इसका ऊर्ध्वाधर वर्टिकल में देख लीजिए क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट देख लीजिए, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट देख लीजिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक ये है और एक ये है, तो ये आपका हो जाएगा P3 cos थीटा
गुणे ए बी गुणे टी। ये मान लीजिए इक्वेशन थर्ड है और ये मान लीजिए इक्वेशन फोर्थ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पे जो इंक्लाइंड प्रेशर लग रहा था उसको हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लिया। क्यों तोड़ लिया? क्योंकि यहाँ पे P1 वर्टिकल लग रहा है, P2 हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो इन दोनों के बराबर इसको बैलेंस करने के लिए इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने वर्टिकल पे रिजॉल्व किया तो अगर मान लीजिए बोला था थीटा डिग्री पे, अगर ये मान लीजिए वर्टिकल वाला रिजॉल्व करके होगा P3 cos थीटा और जिसके साथ थीटा नहीं बनता वो हो जाएगा P3 sin थीटा। तो सबसे पहले हमने अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तोड़ा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तोड़ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो ये वाला P2 वाला काम कर रहा है इस फेस पे और P3 वाला काम कर रहा है इस फेस पे। तो हमारा P3 sin थीटा इनटू किस फेस पे काम कर रहा है? AC फेस पे काम कर रहा है। तो AC और गुणे इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस कितनी है? तो आप कहेंगे T है, तो इनटू T बराबर P2 किस फेस पे काम कर रहा है? तो BC फेस पे काम कर रहा है। तो BC गुणे T क्या है? इसकी थिकनेस है। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब जब हम वर्टिकल कंपोनेंट को रिजॉल्व किए हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट एक ये है और एक ये है। तो P3 cos थीटा हो जाएगा। P3 cos थीटा इनटू किस फेस पे काम कर रहा है? तो AC फेस पे काम कर रहा है। तो AC इनटू इसकी थिकनेस कितना हो जाएगा? T बराबर P1 किस पे काम कर रहा है? AB फेस पे काम कर रहा है। तो P1 गुणे AB और गुणे T। ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए। दो इक्वेशन होगा। देखिएगा अब हम देखेंगे ट्रायंगल ABC। अब हम देखेंगे किस पे? ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब जब हम देखेंगे ट्रायंगल ABC में, तो ABC में sin थीटा क्या होगा? sin थीटा बराबर क्या होगा? आप जान रहे हैं, हाई स्कूल में आप पढ़े होंगे लाल बटे कक्का, ये पढ़े हैं। तो ये होता है sin और ये होता है cos और ये होता है tan। ठीक है, तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो इसका ये क्या है? लंब ये है और इसका कर्ण ये है। तो इसका मतलब sin थीटा बराबर क्या हम लिख सकते हैं? BC बटे AC लिख सकते हैं। BC बटे AC लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। किसके? sin थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कि नहीं? sin थीटा बराबर BC बटे AC। तो यहां से BC बराबर आपका हो सकता है AC sin थीटा। AC sin थीटा हो सकता है। sin थीटा बराबर BC अपॉन AC, इसलिए BC बराबर AC sin थीटा। ठीक है, अब देखिएगा, अब फिर निकाल लीजिए cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा? AB। ठीक है, और कर्ण कितना हो जाएगा? AC। यानी cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा AB बटे AC। इसलिए यहाँ पे AB बराबर हो जाएगा AC cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया? AB सॉरी BC बटे AC। तो यहाँ से BC निकल गया और वहां से AC निकल गया। अब इन दोनों मानों को, इस मान को और AB वाले मान को, यानी इस मान को और इस मान को उठा के पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में क्या करिए? पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा P3 और ये आपका हो जाएगा sin थीटा। sin थीटा इनटू AC। AC है तो क्या? AC है, AC के जगह AC को AC रहने दो। AC गुणे T बराबर P2। अब देखिए P2, अब आपका BC है तो क्या BC की जगह आप AC टू sin थीटा लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा AC sin थीटा इनटू T। ओके, अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में इस मान को आपने पुट किया है। तो जब आप फिर इसमें देख लीजिए तो ये आपका हो जाएगा P3 cos थीटा इनटू AC इनटू T
बराबर P1 और इंटू P1 इंटू, क्या हम AB के जगह AC इंटू cos थीटा लिख सकते हैं? इस AB के जगह AC इंटू cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे निकाले AB बराबर AC cos थीटा, तो पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा AC cos थीटा इंटू T। अब देखिएगा इस sin थीटा से ये sin थीटा कट जाएगा, इस AC से ये AC कट जाएगा, और इंटू ये T से ये T कट जाएगा। फिर आप देख रहे हैं इस cos से ये cos कट जा रहा है, इस AC से ये AC कट जा रहा है, इस T से ये T कट जा रहा है, कट जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए इक्वेशन 5 माने और ये इक्वेशन 6 माने, ठीक है, आप देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, आप इक्वेशन 5 और 6 से देख रहे हैं क्या आया, P3 बराबर P2 आ रहा है और P3 बराबर P1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसलिए P1 बराबर P2 बराबर P3 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया, यानी आप ये प्रूफ आप क्या किए, प्रूफ कर दिए। प्रूफ क्या किए कि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी तरल जब विरामावस्था में रहती है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, तो सभी डायरेक्शन में जो वो दाब लगाता है वो क्या लगाता है, समान लगाता है। और हमने यहाँ पे आपका प्रूफ कर दिया कि देखिए दाब का मान क्या आ गया, समान है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। P1 बराबर P2 बराबर P3 आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया पास्कल लॉ। पास्कल लॉ का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए ओके, तो अब पास्कल लॉ क्या होता है हम आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। पास्कल लॉ को मैंने प्रूव भी कर दिया, पास्कल लॉ क्या होता है मैंने बता दिया। अब पास्कल नियम का देखिए, पास्कल लॉ का यूज कहाँ-कहाँ पे होता है, उसका अनुप्रयोग हम कहाँ-कहाँ पे करते हैं। तो पास्कल लॉ का जो हम अनुप्रयोग करते हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक में करते हैं और लिफ्ट में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक में हम क्या कौन सा यूज करते हैं, कौन सा लॉ, तो पास्कल लॉ यूज होता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग वो द्रवस्थैतिकी के सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स के क्या प्रिंसिपल होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स के क्या सिद्धांत होते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक्स के 3 सिद्धांत होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स के 3 सिद्धांत होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहला हमने लिखा कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब उस द्रव के स्वतंत्र तल के गहराई की क्या होता है, समानुपात है यहाँ पर, यानी P प्रोपोर्शनल टू H होता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर का मान क्या होगा, दाब का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब उस द्रव के स्वतंत्र तल के गहराई की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये होगा अगर गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे आप किसी भी समुद्र में, किसी भी बड़े तालाब में आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो पानी का प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए क्या है, जैसे बड़े बड़े नदियों में, ठीक है, या फिर समुद्रों में हम क्या करते हैं, वाटर को रोकने के लिए वाटर का मिट्टी का कटाव ना उसके आगे रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिधारक दीवार, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक रिटेनिंग वॉल है, ये मान लीजिए क्या है, रिटेनिंग वॉल। तो इस रिटेनिंग वॉल में ये मान लीजिए कि पानी भरा है, ये मान लीजिए पानी भरा है, ठीक है। अब इसी पानी के प्रेशर को ये जो हमारा रिटेनिंग वॉल है, ये जो हमारा रिटेनिंग वॉल है वो रोके रखा है, रोक रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे इसको ऊपरी सरफेस से नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर का जो मान होगा वो बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ पे जो प्रेशर का मान होगा वो 0 होगा, यहाँ पे जो प्रेशर का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जब इसका फ्लो डायग्राम बनाएंगे
बता चुका। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि जब हम द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जब दाब देखेंगे तो जब द्रव के क्या है, द्रव के स्वतंत्र तल के गहराई के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी प्रेशर का मान बढ़ता जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा। अब देखिए दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? स्थिर द्रव के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। ठीक है, तो मैं ये जस्ट एज अभी पास्कल ला है, मैंने आपको अभी जस्ट पहले पढ़ाया है कि स्थिर द्रव के कारण किसी भी बिंदु पर जो द्रव के दाब की तीव्रता होगी सभी डायरेक्शन में क्या होगी, समान होगी। यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में है, विरामावस्था में है, तो सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो क्या लगेगा, समान लगेगा। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको प्रूव कराया कि P1 बराबर P2 बराबर P3, तो ये तो आपका हो गया। अब आते हैं तीसरे कंडीशन। अब आते हैं तीसरे का, देखिए किसी सतह पर द्रव का दाब सदैव उस सतह के लंब रूप ही क्रिया करती है। किसी सतह पर द्रव का दाब सदैव उस सतह के लंब रूप ही कार्य करती है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको बताया, प्रिज्म बना के बताया है। ठीक है, अभी हमने आपको प्रिज्म बना के बताया है कि अगर प्रेशर का इधर मान P1 है तो इधर क्या है, P2 और इधर क्या है, P3 है। तो आप देख रहे हैं ये फेस के हमेशा किसके, इस फलक के हमेशा लंबवत परपेंडिकुलर ही काम कर रहा है। ये वाला P इस फेस के परपेंडिकुलर काम कर रहा है, ये वाला प्रेशर इस फेस पे परपेंडिकुलर काम कर रहा है, और ये वाला प्रेशर इस फेस के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी भी सतह पर, ये सतह ये है, तीन सतह है, तो किसी भी सतह पर जो द्रव का दाब है सदैव उस सतह के लंब रूपी क्रिया करती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कैसे लंब रूपी क्रिया करती है। यानी इसके जो द्रव स्थिति के जो तीनों सिद्धांत है, ये आपका तीनों सिद्धांत हो गया, और इस तीनों सिद्धांत का क्या प्रिंसिपल का क्या वैल्यू हो, क्या मतलब हो, हमने उसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, तो ये हमारा खत्म हो गया टॉपिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसी थोड़ा नीचे लिखते हैं, ज्यादा ऊपर हो जाएगा लिखने में दिक्कत होती है। किसी समतल क्षेत्र या समतल सतह पर संपूर्ण दाब, सतह पर संपूर्ण दाब, इसको ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टोटल प्रेशर ऑन प्लेन एरिया, टोटल प्रेशर ऑन प्लेन एरिया, और प्लेन सरफेस और प्लेन सरफेस। ठीक है, अब देखिए किसी समतल क्षेत्र या समतल सतह पर संपूर्ण दाब, टोटल प्रेशर ऑन प्लेन एरिया, प्लेन सरफेस। अब किसी भी समतल क्षेत्र, किसी भी समतल सतह
एक तो या तो वो हॉरिजॉन्टल लग सकता है, या तो वो वर्टिकल लग सकता है, या तो फिर वो इंक्लाइंड लग सकता है। ठीक है, यानी इस किसी भी समतल सतह पर संपूर्ण दाब लगने की निम्न 3 क्रियाएं हो सकती हैं। ठीक है, निम्न 3 क्रियाएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? तो देखिए, पहला लिख लीजिए, पहला लिखिए क्षैतिज सतह पर संपूर्ण दाब। पहला लिख लीजिए क्षैतिज सतह पर संपूर्ण दाब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अब जो दूसरी स्थिति है, जो दूसरा कंडीशन वो है ऊर्ध्वाधर सतह पर संपूर्ण दाब। ऊर्ध्वाधर सतह पर संपूर्ण दाब। ठीक है, यानी ये हो सकता है वर्टिकल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये हो सकता है टोटल, ये हो सकता है टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन, ऑन वर्टिकल प्लेन। और तीसरा कंडीशन हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है तीसरा? नत समतल पर संपूर्ण दाब। तो आप तीसरा लिख सकते हैं नत तल पर संपूर्ण दाब। ठीक है, इसको लिख सकते हैं टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसको लिख सकते हैं टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी समतल क्षेत्र या किसी भी समतल सतह पर जो संपूर्ण दाब की स्थितियां हो सकती हैं वो 3 तरह से हो सकती है, 3 स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति हो सकती है कि क्षैतिज सतह पर संपूर्ण दाब, यानी टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टोटल प्रेशर का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा हो गया ऊर्ध्वाधर सतह पर संपूर्ण दाब, यानी टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन। और तीसरा हो गया नत तल पर संपूर्ण दाब, यानी टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी समतल क्षेत्र में आप 3 या किसी समतल सतह पर संपूर्ण दाब निकालने की 3 स्थितियां हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आपका हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, दूसरा वर्टिकल प्लेन पे और तीसरा आपका हो गया इंक्लाइंड प्लेन पे। ओके, ठीक है, तो आप लोग को हम बता चुके कि किसी समतल क्षेत्र या समतल सतह पर संपूर्ण दाब की 3 स्थितियां हो सकती हैं। तीनों स्थितियों के बारे में हम आपको क्या कर दिए, बता दिए। अब हम आपको एक एक स्थिति के बारे में बताएंगे, एक एक स्थिति के आपको बारे में बताएंगे कि कैसे आप एक एक कंडीशन पे आप जो टोटल हॉरिजॉन्टल प्रेशर का मान होगा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखिए, आप कैसे निकालेंगे टोटल प्रेशर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, आप कैसे निकालेंगे। तो पहली इसकी स्थिति हम देखेंगे। पहला इसका कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन यही है कि टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। टोटल प्रेशर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे निकालेंगे, तो देखिए, मान लीजिए
फिगर बनाएं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहां से x गहराई पे, एक यहां से x गहराई पे, ठीक है, मान लीजिए चित्र के अनुसार a क्षेत्रफल का, a क्षेत्रफल का, मानचित्र a क्षेत्रफल का कोई समतल सतह, कोई समतल सतह, मान लीजिए a क्षेत्र का कोई समतल सतह द्रव के स्वतंत्र तल से x गहराई पर क्या स्थित है। ये आपका स्वतंत्र तल है, ये आपका क्या है, स्वतंत्र तल है, ठीक है। यानी ये आपका फ्री सरफेस है, फ्री प्लेन है। इस स्वतंत्र तल से x गहराई पर एक आपका क्या है, क्षैतिज समतल क्या है, जिसका एरिया a है, वो क्या है, स्थित है, ठीक है। जो ये लिक्विड है, जो ये लिक्विड है, उसकी डेंसिटी मान लीजिए कि क्या है, इसकी डेंसिटी रो है और इसका जो अपेक्षित भार है वो w है। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, और इसका अपेक्षित घनत्व क्या है, w है, सॉरी अपेक्षित भार क्या है, w है। अब मान लीजिए कि इस सरफेस का x गहराई का और अंदर तक लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इस जो क्षेत्रफल, ये जो क्या है, समतल सतह, जो क्षैतिज सतह है, इसका जो एरिया है वो फ्री सरफेस से कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसका जो g है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कितने दूरी पर मान काम कर रहा है, तो ये भी हमारा x दूरी पे काम कर रहा है। जो हमारा g है यहाँ पे, चलिए इसको भी हम बीच में दिखाते हैं। ये मान लीजिए आपका इसका g काम है, और ये g फ्री सरफेस से कितनी दूरी पे काम कर रहा है, ये x बार पे काम कर रहा है, ये x है, ठीक है। तो हमने आपको बताया शुरू में, क्या बताया कि माना चित्र के अनुसार a क्षेत्रफल की कोई, चित्र के अनुसार a क्षेत्रफल की कोई समतल सतह, ये समतल सतह है, ये मान लीजिए समतल, ठीक है। चित्र के अनुसार आपने क्या देखा, चित्र के अनुसार आपने ये देखा कि x गहराई पर a क्षेत्रफल की कोई समतल सतह है। चित्र के अकॉर्डिंग आपने ये देखा कि स्वतंत्र तल से x गहराई पर ये का हमारा एरिया का क्या, एक समतल सतह है, जो कहाँ स्थित है, वाटर के फ्री सरफेस से x गहराई पर स्थित है, ठीक है। और ये जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या है, रो है, और इसका जो अपेक्षित भार है वो क्या है, w, ठीक है। और इस जो समतल सतह है, इसका जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, वो भी वाटर के फ्री सरफेस से स्वतंत्र तल से कितनी दूरी पर है, x बार दूरी पे। इसका जो g काम कर रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, वो फ्री सरफेस से x बार डिस्टेंस पे काम कर रहा है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया x बार, आप लोग कंफ्यूज ना रहिएगा, इसको थोड़ा नीचे लिख देना है, x बार पे इस जो समतल सतह का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है वो g है। कहाँ पे x बार पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, x बार, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब चूंकि मान लीजिए कि आपका हॉरिजॉन्टल एक प्लेन है, तो क्या है, क्षैतिज समतल सतह है। अब चूंकि जो इसका इस सरफेस का कोई भी बिंदु, इस सरफेस का कोई भी बिंदु वाटर के फ्री सरफेस से x दूरी पे स्थित है, ये जो क्षैतिज समतल है, ये जो क्षैतिज समतल सतह है, इसका कोई भी बिंदु वाटर के फ्री सरफेस से कितनी दूरी पे स्थित है, x दूरी पे स्थित है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस क्षैतिज समतल पर जो प्रत्येक बिंदु पर जो संपूर्ण दाब का मान होगा वो क्या होगा, जो संपूर्ण दाब, अभी आप पीछे पढ़े, संपूर्ण दाब क्या होता है, रो जी h होता है, और h की जगह चूंकि यहाँ पे डेप्थ हम x ले तो रो जी x हो जाएगा। यानी जब हम ये हमारा हॉरिजॉन्टल समतल सतह का जब हमारे किसी भी बिंदु की जब देख रहे हैं गहराई, तो वाटर के फ्री सरफेस से x दूरी पे स्थित है, तो इसका मतलब जो इस बिंदु, इस क्षैतिज समतल सतह के किसी भी बिंदु पर जो संपूर्ण दाब लगेगा रो जी x या रो जी x बार, वो पृथ्वी वाटर के फ्री सरफेस से कितनी दूरी पे लगेगा, x दूरी पे लगेगा, ठीक है।
वाटर की कितनी दूरी से लगेगा, x दूरी पे लगेगा। ओके ठीक है, तो क्या बताएं हम आपको बताए हैं, ठीक है, क्या बताएं हम आपको बताएं चित्र के अनुसार ये क्षेत्रफल की कोई समतल सतह है जो वाटर के फ्री सरफेस से x दूरी पे स्थित है, और कैसे स्थित है, क्षैतिज अवस्था में स्थित है। ठीक है, चित्र के अनुसार ये क्षेत्रफल की कोई समतल सतह वाटर के फ्री सरफेस से x दूरी पे स्थित है, और ये जो प्लेन है बिल्कुल क्या, क्षैतिज समतल है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो भी हमारी ये लिक्विड है, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, और इसका अपेक्षित भार क्या है, w है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये जो समतल सतह है वो बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में है। अब आप देख रहे हैं ये जो समतल सतह है बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में है, तो जब क्षैतिज अवस्था में होगा तो इसका मतलब इस पे किसी भी बिंदु की जब आप गहराई देखेंगे तो वो फ्री सरफेस से x दूरी पे ही तो स्थित होगा। क्यों, क्योंकि फ्री सरफेस से इसकी गहराई क्या है, x है, और चूंकि ये क्या, क्षैतिज है, तो सारे बिंदुओं पे इसकी गहराई होगी वो x होगी कि नहीं होगी। अब जब इसकी गहराई x होगी तो हमने बोला कि ये जो आपका क्षैतिज ये जो समतल सतह है इसका जो गुरुत्व केंद्र g है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो वाटर के फ्री सरफेस से x बार दूरी पर काम कर रहा है। ठीक है, अब जब ये हमारा जो समतल सतह बिल्कुल क्या है, क्षैतिज अवस्था में है, तो इसमें जो प्रेशर का मान होगा, ठीक है, जो दाब तीव्रता का मान होगा वो सारे बिंदुओं पे क्या होगा, समान होगा, और इसमें जो दाब तीव्रता का मान होगा, दाब तीव्रता का जो मान होगा वो क्या होगा, रो जी एक्स या रो जी एक्स बार होगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर तीव्रता यही तो पढ़े हैं, P बराबर रो जी एच, और चूंकि यहाँ पे हम गहराई h की जगह क्या ले रहे हैं, h की जगह हम x ले रहे हैं, तो रो जी एक्स होगा। दाब तीव्रता हम जानते हैं कि दाब तीव्रता जो होता है वो रो जी एच होता है, और h की जगह हम x ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, रो जी एक्स हो जाएगा। तो वही आपका जो दाब तीव्रता का मान होगा वो रो जी एक्स है, रो जी एक्स बार होगा। क्यों, क्योंकि x के बराबर ही तो x बार है, मींस x के बराबर ही तो x बार है, तो यहाँ पे रो जी एक्स बार हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एक और फिगर बनाने जा रहे हैं। एक छोटा सा और फिगर बनाने जा रहे हैं। मान लीजिए वाटर का ये फ्री सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया कि मान लीजिए कि ये भी वाटर का एक फ्री सरफेस है, इससे हम एक छोटे एरिया लेके चल रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा एरिया, जहाँ पे हम एक छोटा सा एरिया, इसका हम एक सेक्शन काट के चल रहे हैं, हमने यहाँ पे दिखाया। तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल जो है बहुत कम है, मान इसका क्षेत्रफल कितना dA है, तो ये भी तो वाटर के फ्री सरफेस से x दूरी पर ही तो स्थित होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये एक चीज लिख रहे हैं कि अब x गहराई पर सतह के छोटे से क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल क्या है, dA पर संपूर्ण दाब, और आप जानते हैं संपूर्ण दाब का मान क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, P बराबर आपका क्या होगा, P पर यही तो पढ़े हैं, P बराबर P बाई A। अब x गहराई पर सतह के छोटे से क्षेत्रफल dA पर संपूर्ण दाब, यानी सतह की x गहराई पर छोटा क्षेत्रफल dA है, इस पर जो संपूर्ण दाब है वो स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा, P बाई A, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। अब यहां से जब P बराबर P बाई A हो गया,
एरिया छोटा होगा तो उसमें प्रेशर का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो इसको लिख सकते हैं आप dP इंटू P इंटू dA। अब इस P का P बराबर क्या होगा, रो जी x होगा, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया। लिख सकते हैं आप dP बराबर रो जी x इंटू dA। ये तो आप लिख सकते हैं रो जी x इंटू dA। अब आप क्या करिए, पूर्ण सतह पर जब, ये तो सिर्फ इतने छोटे एरिया पे हमारा दाब का मान है। अब संपूर्ण सतह पर जब दाब का निकालेंगे वैल्यू, तो आप यहां से लिख सकते हैं अतः संपूर्ण लिख सकते हैं अतः संपूर्ण ना लिखे पूर्ण लिखिए, अतः पूर्ण सतह पर संपूर्ण दाब और ये क्या आ जाएगा, संपूर्ण दाब P बराबर आपका हो जाएगा, जब आप छोटे एरिया पे निकालें तो भी, जब पूरे एरिया पे निकालेंगे, जब पूर्ण क्षेत्रफल पर पूर्ण सतह पर जब संपूर्ण दाब निकालेंगे तो इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dP बराबर आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन dP बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेट रो जी x इंटू dA। अब आप क्या करिए, रो जी x कॉमन कर लीजिए, रो जी x कॉमन कर लीजिए और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटू dA। ये हो जाएगा और ये P हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन dA और यहाँ पे इंटीग्रेशन dP है। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए, बता देते हैं, अगर इंटीग्रेशन dA है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और 1 को आप लिख सकते हैं a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। आप एक लोग फार्मूला पढ़े होंगे, वो फार्मूला मैं बता देता हूँ। अगर कोई पूछा है इंटीग्रेशन x के पावर 0 का dx का मान बताइए, तो आप कहेंगे इसका फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1। जब ये x टू द पावर n होता है तो फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर हम यहाँ पे मिटा के n के पावर अगर मान लो 0 रखते हैं, सपोज करें अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x के पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, x हो जा रहा है। तो सेम वैसे ही जब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और 1 का मतलब क्या, a टू द पावर 0 है। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे a के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ जाएगा रो जी x और इंटू a आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, p के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब क्या, p टू द पावर 0, और जब p टू द पावर 0 का जब dp के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो उसका मान आएगा p। तो p बराबर आपका आ गया रो जी, p बराबर आपका क्या आ गया, रो जी x a, हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये आपका मान निकल के आया है, ये आपका मान निकल के क्या मान आया है, ये आया है p बराबर रो जी x इंटू a आया है। अब देखिए आप, अभी हमने यहाँ पे लिखा कि x बराबर क्या, x बार है, इसको लिख सकते हैं रो जी x बार इंटू a, और ये हो जाएगा p। यही आपका हो गया टोटल प्रेशर, हो गया टोटल प्रेशर, हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई पूछे टोटल प्रेशर का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे p बराबर रो जी x बार इंटू a के क्या होगा, बराबर होगा। यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर आपको टोटल प्रेशर का मान निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्टिकल प्रेशर, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पे टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।